नमस्कार श्रोताओं, मैं स्पर्शिता श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ आज के इस अंश में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें साइमन कमीशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि 10 वर्षों के बाद वो इन सुधारों की समीक्षा करेगी। लेकिन उससे 2 वर्ष पहले ही यानी नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधेयक आयोग था और इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और उनके साथ साथ 7 और सदस्य थे, जिनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। आगे चलकर इस आयोग को साइमन आयोग के नाम से ही जाना जाने लगा था। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है और भारत इसके लिए कहाँ तक तैयार है। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियाँ प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया और उनमें कई सुझाव दिए गए, जैसे कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार को गठित किया जाए। दूसरा कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए और इसमें संघीय भावना हो। इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडल द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। और मुख्यतः तीसरी जो बात साइमन कमीशन रिपोर्ट ने कही थी वो ये थी कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए, क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। जब ये रिपोर्ट सभी भारतीयों के सामने आई तो साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित और तीव्र जनारोष पैदा हो गया। इस जनारोष का मुख्य कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना था और भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था और भारतवासी ये समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, न कि विदेशियों को। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में MM अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन तब के बम्बई यानी कि बॉम्बे पहुंचा। इसके बम्बई पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों और जुलूसों का आयोजन किया गया। जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत काले झंडों के साथ और साइमन गो बैक के नारों के साथ किया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध जनारोष का सबसे प्रमुख तथ्य ये था कि इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और पहली बार राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया। युवाओं ने कमीशन के विरुद्ध किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई और उसे क्रांतिकारी स्वरूप भी प्रदान किया। अब भारतीयों ने जब साइमन गो बैक का नारा लगाना शुरू कर दिया तो पुलिस ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर दमन का चक्र चलाया। कई स्थानों पर उन्होंने लाठियां बरसाईं। यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं को भी उन्होंने नहीं बख्शा। जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत को लखनऊ में बुरी तरह से पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो लाठियों का संघातिक प्रहार किया गया और वे इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गए कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन आयोग के बहिष्कार का आंदोलन जुझारू शक्तियों की तीव्र वृद्धि में सहायक हुआ। ये शक्तियां न केवल पूर्ण स्वाधीनता की बल्कि अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की मांग कर रही थीं। 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी गुटों और दलों को मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर मई 1928 में देश के विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं का एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ये सम्मेलन पहले दिल्ली फिर पुणे में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, GI प्रधान और तेज बहादुर सप्रू उप समिति के सदस्य थे। देश के संविधान का प्रारूप तैयार करने की दिशा में भारतीयों का ये पहला कदम था। अगस्त 1928 में इस उप समिति ने अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट पेश की, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट की सभी संस्तुतियों को एक मत में स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की मांग पर बहुमत था, लेकिन राष्ट्रवादियों के एक वर्ग को इस पर आपत्ति थी। वो डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन दोबारा किया गया, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। अगर साइमन कमीशन रिपोर्ट और नेहरू रिपोर्ट में अंतर की बात करें, साइमन कमीशन रिपोर्ट में भारत को औपनिवेशिक स्वराज शीघ्र देने की सिफारिश नहीं की गई थी,
बल्कि नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज अति शीघ्र देने की सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन रिपोर्ट में केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का विरोध किया गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। गवर्नर जनरल के अधिकारों में साइमन कमीशन में कोई कमी नहीं की गई थी और नेहरू रिपोर्ट में गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया गया था। साइमन कमीशन में सांप्रदायिक आधार पर चुनावी व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन की सिफारिश की गई थी। साइमन कमीशन में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की भी सिफारिश की गई थी और साथ ही वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव करने की सिफारिश भी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, जबकि ऐसी कोई सिफारिश साइमन कमीशन रिपोर्ट में नहीं थी। साइमन कमीशन में भारत के लिए प्रतिरक्षा समिति, संघ लोक सेवा आयोग और उच्चतम न्यायालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए उच्चतम न्यायालय, प्रतिरक्षा समिति और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश भी की गई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आईं और दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कलकत्ता में भी किया गया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने रिपोर्ट के संबंध में 3 संशोधन प्रस्तुत किए। उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में 1/3 स्थान मुसलमान साथियों के लिए आरक्षित किए जाने की मांग की। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था होने तक पंजाब और बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमान बंधुओं के लिए सीटों को आरक्षित करने की मांग की और प्रांतों के लिए अवशिष्ट शक्तियों की व्यवस्था की जाए, इसकी मांग की। मतदान होने पर जब ये प्रस्ताव ठुकरा दिए गए तो मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गई और मार्च 1929 में जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की, जिसमें उन्होंने अपनी ये सारी अलग मांगे प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट की संस्तुतियों से न केवल हिंदू महासभा, लीग और सिख समुदाय के लोग अप्रसन्न थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाला कांग्रेस का युवा वर्ग भी इससे खिन्न था। वो डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसी के बाद संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन कर लिया। दोस्तों, आशा करती हूँ साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के विषय में ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे इतिहास के बारे में कुछ और जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शिता श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।